हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि DFCCIL के लिए न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये मैथ्स है, ठीक है। तो इसमें मैं प्रीवियस ईयर जो आया था वो करा दिया हूं, आप जाकर देख लीजिए, आपको लेवल पता चल जाएगा क्वेश्चन का कैसा है। उसी पैटर्न पर आधारित जो आज का ये सेट है, मतलब सेट नंबर ये 1 है या पार्ट 1 बोलिए, ठीक है। तो उसी आधारित पे है ये। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको इस वीडियो से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नल ए और बी साथ में किसी टैंक को 9 घंटे में भर सकते हैं। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल हैं। बी अकेले टैंक को कितने देर में भर सकता है। तो सिंपल क्या कह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर के 9 घंटे में भर सकता है और बी का यहाँ ए और बी का आपको इफिशियंसी दिया हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि बी कितने देर में भर सकता है। तो पहले आप देख लीजिए कि ए प्लस में बी मिलकर कितने 9 घंटा में भर सकता है टंकी को। मतलब अगर इसका एलसीएम आप देखिएगा तो आपको कितना दिखेगा 9, ठीक है। अगर इससे भाग दीजिएगा तो आपको ये, मतलब आपका क्या हो गया कि अगर टोटल टंकी का कैपेसिटी अगर ये 9 है, ठीक है, मतलब इतना कैपेसिटी है, इसको आप वर्क मान लीजिए, ये वर्क करना है। तो इस दोनों का जो क्षमता है वो कितना है, तो 1 है। मतलब अगर दोनों मिलकर करता है तो 9 दिन में या 9 आवर में कर लेता है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया क्या है कि ए रेशियो बी का क्या दिया हुआ है, इफिशियंसी दिया हुआ है, यानी कि क्षमता दिया हुआ है। कितना, ये कह रहा है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक है। तो ए का अगर 3 है तो बी का कितना है 1। तो यहाँ पे दोनों का क्षमता जो दिखा रहा है कितना दिखा रहा है 4, लेकिन यहाँ पे आपका क्षमता कितना है तो 1 है। मतलब इसको 1 बनाने के लिए 1/4 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो नया क्षमता जो निकल के आएगा ओरिजिनल, वो 3/4 और 1/4। अब दोनों का आपको क्षमता पता चल गया, ठीक है, कि इसका है ए का 3/4 और बी का कितना 1/4। आपको हम एगो सिंपल बात क्या बताए कि वर्क इजकल टू हमेशा क्या होता है, इफिशियंसी इनटू में टाइम। ये एक्चुअली नल वाला जो क्वेश्चन होता है ना, सेम पैटर्न जैसा वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन होता है, सेम। तो आपको एक भी कंसेप्ट कोई पता है तो आपका दोनों बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वर्क आपका टोटल यहाँ कितना है 9 है और क्षमता कितना है बी का, तो बी का यहाँ क्षमता डाल दीजिए तो बी का टाइम निकल जाएगा। तो टाइम किसका निकालना है, बी का। तो वर्क तो हमें टोटल लेना पड़ेगा क्योंकि पूरा टंकी भरना है, और क्षमता किसका डालना है यहाँ पे, बी का, क्योंकि बी का टाइम निकालना है। तो 1/4, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 गुने में 4, तो आपको कितना आ गया 36 आवर में बी अकेले टंकी को भर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है। समझ गए होइएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ समझना था कि आपको जो रेशियो में टर्म दिया है तो इस दोनों को हमें बराबर करना था, इस दोनों को। तो इस दोनों को हम बराबर कर लिए तो हमें पता ए बी का दोनों का पता चल गया। हम अब डायरेक्ट वर्क में भाग, अगर ए का पूछा रहता तो यहाँ पे क्या करते, ए का अगर टाइम पूछा रहता तो 3/4 से भाग देते थे, निकल जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है एम और एन की मासिक आय का अनुपात, मतलब जितना वो कमाता है इनकम उसका दिया हुआ है कितना, तो 9:7। जबकि उनके मासिक व्यय, मतलब जो खर्च करता है उसका रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 7:5 दिया हुआ है, के अनुपात में दिया है। यदि वे क्रमशः 18,000 और 16,000 रुपये मासिक की बचत करते हैं तो उनकी मासिक आय का अंतर क्या है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोई एम है और एक एन है, ठीक है, जिसका आपको आय का अनुपात भी दे दिया है और व्यय का अनुपात भी दे दिया है और बचाता कितना है, बैंक में कितना रखता है वो भी दे दिया है। तो पूछ रहा है दोनों को जो कमाता है उसमें अंतर कितना है। तो आप चलिए दिखाता हूँ मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखिए पहली बात क्या है कि आपको मान लीजिए एक एम है, यहाँ पे एम और रेशियो में क्या एन, रेशियो ही दिया हुआ है, और इनकम का रेशियो आपको दिया हुआ है, ठीक है। इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 9, रेशियो में कितना 7 दिया हुआ है। और एक्सपेंडिचर जो खर्च व्यय कर देता है उसका कितना दिया हुआ है, तो ये दिया है 7, रेशियो में कितना 5। आप यहाँ ऐसा कीजिए, इसमें x से गुना कर लीजिए। इसका 2 तरीका होता है, मैं दोनों बता दूंगा, ठीक है। और इसमें y से गुना कर लीजिए, ठीक है। तब आप क्या देखिएगा कि m का जो इनकम है वो कितना है 9x, और उसका खर्च कितना है, ये रेशियो में वो खर्च करता है तो माइनस में 7y, और मतलब जो कमाता है 9x और खर्च कर लेता है 7y, तो बचता है वो कितना है, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कितना 18,000। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। दूसरा क्या हो जाएगा, उसी तरह से n के लिए कमाता कितना है तो 7x, खर्च कितना करता है तो 5y, और बचा कितना लेता है तो 16,000, यही बचाता है। इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब आप क्या कीजिए, इस दोनों इक्वेशन को सिंपल सोल्व कर दीजिए, हो जाएगा। इसमें देखिए जो छोटा टर्म है उसी को सोल्व कर लीजिए। इसमें अगर आप 5 से गुना कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें 7 से गुना कर लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 था। तो आप यहाँ क्या देखिए, यहाँ माइनस कर लीजिए, यहाँ प्लस कर लीजिए और यहाँ माइनस कर लीजिए, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आप कट जाएगा, गुना होगा था। और ये कितना बच जाएगा 18 पंचे 90, नहीं 9 पंचे 45,
और साथ साथ कितना 49, तो -4x बच गया आपको यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बचेगा, तो 18 पंजब कितना हो जाएगा 90 हज़ार, और ये कितना हो जाएगा 1,12,000, जब इसमें 7 से गुना कीजिएगा तो आपको यहाँ पे कितना आ गया कि -22,000। ठीक है, यही चीज़ आ गया। तो अब यहाँ से x इक्वल टू आपको आ गया 5500 आ गया। अब ये चीज़ देख ली, ठीक है। आपको यहाँ पे पूछा क्या है, अंतर पूछा था, तो भाई ये कितना m कितना कमाता था 9x, और n तो 7x, तो अंतर कितना का हो गया, तो 2x का अंतर हो गया इसके इनकम में। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना 55 आया है, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2x, तो इसमें क्या कीजिएगा 2 से गुना कर दीजिए, तो 55 दूना कितना 11, तो आपका आंसर आ गया डी, 11,000 रुपया दोनों के आय में अंतर है। समझ गए। चलिए देखिए नेक्स्ट अब दूसरा जो प्रोसेस है वो क्या है कि पहले आप इस दोनों को कंडीशन को बराबर करना पड़ेगा, उसके बाद फिर यहाँ रेशियो में देखना पड़ेगा कि इसका एक रेशियो कितना है, इसका एक रेशियो कितना है, तो वहाँ भी आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें टर्म कंडीशन भी लग जाता है, तो थोड़ा सा वो क्वेश्चन वहाँ पे आप उलझ सकते हैं। इसीलिए आप डायरेक्ट अगर ये चीज़ याद रखते तो ये कंसेप्ट क्लियर है। हो सकता है आपको 2 सेकेंड ज़्यादा लग जाए कैलकुलेशन में, लेकिन कंसेप्ट क्लियर है, आपको फंसने का कोई चांस नहीं। लेकिन मैं ट्रिक वाला बता दूंगा, तो मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रिक को फॉलो ना करने के लिए। जब ट्रिक वाला बताता हूँ तो उसमें एक्चुअली टर्म कंडीशन आ जाता है, वो टर्म कंडीशन अगर आपको परीक्षा में ना याद है तो फंस जाइए, इसीलिए ये भी सिंपल ही है, इससे ही कीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या करा है 2 बाइकर्स ए और बी एक ही समय पर पी से चलना शुरू करते हैं और क्यू की ओर क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, इस यात्रा के दौरान 20 मिनट के लिए रुकने के बावजूद ए बी से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो पी से क्यू के बीच दूरी पूछा है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको बताता हूं सॉल्यूशन, अच्छे से समझिए। देखिए मान लीजिए कि कोई डेस्टिनेशन है, पॉइंट पी है यहाँ पे, ठीक है, और क्यू कहाँ है, कुछ आगे है, मतलब मान लीजिए क्यू आपको यहाँ पे है। अब इसका बीच का दूरी आप मान लीजिए ए, मतलब डी मान लीजिए, अभी कुछ दिया नहीं है, और बाइकर्स वाले 2 है, एक तो ए है और एक कौन है, बी है भाई साहब। ये कितने, तो 56 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, और दूसरा 42 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, यही हिसाब से चल रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि ये ए इस डी दूरी को तय करने के लिए रास्ता में 20 मिनट रुका भी, उसके बावजूद भी वो 30 मिनट पहले पहुँच गया। मतलब ए बी को जितना टाइम लगा उससे ए को कितना टाइम लगा, 50 मिनट कम लगा, क्योंकि 20 मिनट रुका, 30 मिनट पहले भी पहुँच गया, तो मतलब 50 मिनट का अंतर हुआ। तो आपको अगर मैं यहाँ पर सिंपल एक बात बोलूँ क्या कि वेलोसिटी v इक्वल टू कितना होता है d/t, यानी कि जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट आप जो भी यहाँ पे ले रहे हैं ले लीजिए। तो यहाँ पे उसके बाद क्या हो जाएगा, t के अगर हम टाइम के टर्म में इसको देखें तो क्या लिखिएगा, d/v लिखिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कितना था, तो d, तो d बटा में कितना 56 अगर हम करते हैं तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा 50 बटा में 60। मैं अभी समझाता हूँ कैसे। और उसके बाद देखिए d बटा में कितना 42। ये टाइम किसको लगा, b को, ये टाइम किसको लगा है, बी को, और ए को टाइम कितना लगा है इतना, लेकिन ये 50 मिनट रास्ता में रुका भी तो है, तो इसको घंटा में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ जो भी है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको ये कर दी। तो मतलब अब ये दोनों टाइम बराबर हो गया, क्योंकि ए को पहुँचने में इतना टाइम लगा, लेकिन 50 मिनट का उसमें अंतर भी तो दिखा रहा है, 20 मिनट रुका और 30 मिनट पहले पहुँच गया, तो ये अब टाइम बराबर हो गया। तो अब आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, क्या कैलकुलेशन कर लीजिए, तो देखिए डी बटा में कितना 42 माइनस में कितना, तो डी बटा में कितना 56 इक्वल टू में कितना, तो 50 बटा में 60। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना लीजिए 6 7 ले लीजिए और एक अगुने में 8 ले लीजिए, तो 7 से कितना 42, मतलब 8d माइनस में कितना 2d इक्वल टू में कितना 5 बटा में 6। अब इसको जस्ट आप इसको यहाँ लेकर, यहाँ देखिए यहाँ आपको 5 को बच जाएगा d, तो ये 5 से 5 ऊपर कट जाएगा और ये 6 से यहाँ पे ही कट जाएगा, ठीक है। 5 को यहाँ पे हो गया, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे हो गया ये, मतलब 5 से ऊपर वाला 5 कट जाएगा और ये 6 से 6 ये कट जाएगा, तो 8 सत्य कितना हो गया 56। 1 मिनट ये कहीं कैलकुलेशन थोड़ा, यहाँ पे जो होगा ये 6d होगा ना, देखिए ये अगर 8 सत्य 56 कटेगा तो 6d हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यही मिस्टेक हो रहा था, ठीक है, 6d हो गया। तो ऊपर में अब कितना 2d बचा, तो आपको यहाँ पे अब कैलकुलेशन में क्या लिख लेना है कि 2d इक्वल टू में कैसे लिखिएगा, तो आपको यहाँ पे 5 गुने में कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो भी है इसको आप ऊपर आ जाएगा 6 गुने में 7 गुने में कितना 8, और उसके बाद नीचे में क्या हो जाएगा आपका ये 6 है, और ऊपर से भी क्या आ जाएगा, यहाँ से भी 2 आ जाएगा, 2 आपको यहाँ से आ गया। तो अब इससे इसको कट कर दीजिए, ठीक है, और इसे इसको कट कर दीजिए 4, तो 4 पंचे 20 गुने में कितना 7, 7 दूना 14, 140। तो ये d कितना आ गया, तो 140
किलोमीटर आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा था, ये मैं सही कर दिया। ठीक है, चलिए देखिए आगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ए किसी कार्य का मतलब 6/7 जो भाग है वो 18 दिन में पूरा करता है, और बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 12 दिन में पूरा करता है। उसके बाद यदि सी की क्षमता ए और बी की संयुक्त क्षमता का 7/9/13% है, तो ज्ञात कीजिए कि कितने दिन में सभी एक साथ मिलकर काम को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप पहले थोड़ा सा ए बी का पहले आप निकालिए क्या इफिशियंसी। तो यहाँ पे ए का तो सबसे पहली बात, ए को काम करने में कितना दिन लगेगा। तो देखिए अगर टोटल काम मान लीजिए ए का हम मानते हैं, अगर टोटल काम कितना 7 है, तो 6 काम को ए कितने दिन में करता है, तो 18 दिन में। तो एक काम को कितने दिन में करेगा, तो बोलिएगा 3 दिन में। ठीक है, 3 डे में। तो इसको 7 काम को करना है, तो 7 काम को करने के लिए कितना लग जाएगा, 21 डे लग जाएगा। ये देखिए हम समझाने के लिए आपको लिखे हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए ए का टोटल कितना दिन लगेगा, तो ये कितना काम कर रहा है, 6/7 को कर रहा है 18 दिन में। टोटल काम कितना करना है, तो 7 तो इसको आपको उल्टा देना है, जस्ट 7/6 गुने में कितना 18, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो आपको यहाँ डायरेक्ट 21 दिन आ जाता है। लेकिन मैं सोचा हूँ पता नहीं समझ में आपको आएगा कि नहीं, इसलिए मैं ये प्रोसेस बता दिया। इसी तरह बी का आप देख लीजिए। तो अब मैं बी का डायरेक्ट बता रहा हूँ कितना, 2/3 काम कर रहा है। तो हम क्या कर दिए यहाँ पे 3/2 गुने में कितना, तो यहाँ पे 12। तो अब आपको क्या दिख रहा है, 6×3 18, यानी कि 18 डे में काम कर लेगा कौन, बी। तो आपको यहाँ पे क्या पता चला, ए कितना दिन में कर रहा है, तो 21 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा है, तो 18 दिन में। अब इस दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लीजिएगा तो 3 गुने में 7 और गुने में क्या ले लीजिए, 6 ले लीजिए। तो 7×3 कितना 21, तो यहाँ 6 मिल गया, और यहाँ पे 6×3 18, मतलब आपको 7 मिल गया। तो आपको क्या पता चला कि ए प्लस में बी का जो क्षमता है वो कितना है, तो आप बोलिएगा 13, यही है ना। ए प्लस बी का जो क्षमता है वो 13 है। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस बी का क्षमता 13 आ गया। अब ये क्या कह रहा है, सी का जो क्षमता है वो कितना है, तो जो ए प्लस बी का रहा है उसको इतना परसेंट है जो क्वेश्चन में दिया है। तो ए प्लस बी का कितना है 13 गुने में कितना, आप इसको परसेंटेज को आप तोड़ लीजिए। तो 13×7 मतलब 13×7 91, और 9 कितना 100 बटा में कितना, तो 13, और गुने में कितना हो जाएगा, तो आप गुने में बोलिएगा 1/100, क्योंकि परसेंट हटाइएगा तो ये चीज़ आ जाएगा। तो अब इससे ही कट जाएगा और इससे ही कट जाएगा, मतलब सी का क्षमता कितना आ गया, तो 1 आ गया। ठीक है, तो अब आपको मैं ये पूछूं कि ए प्लस में बी प्लस में सी का क्षमता कितना हो गया, तो 13 ए प्लस बी का था और सी का 1, तो मतलब अब कितना आ गया 14। ठीक है, अब इस तीनों से हमको काम को करवाना है। टोटल काम कितना है, तो टोटल काम है आपका यही तो है टोटल काम। ये देखिए यही तो है टोटल काम जो भी मैं घेर रहा हूँ। तो आपको मैं क्या बताया हूँ, सिंपल चीज़ कि वर्क इजकल टू क्या होता है, इफिशियंसी इंटू में टाइम। अब यहाँ पे देखिए वर्क इजकल टू में क्या, इफिशियंसी इंटू में टाइम। अब हमें तीनों का टाइम चाहिए। टाइम किसका चाहिए, ए प्लस में बी प्लस में सी का। तो हमें तीनों को इफिशियंसी से वर्क में डिवाइड करना पड़ेगा। वर्क कितना है, तो 3 गुने में 7 गुने में 6, यही वर्क हम माने थे। अब तीनों का इफिशियंसी कितना है 14, इससे आपको कट कर दिए तो कितना हो गया 2, और इसको भी इससे कट कर दीजिए तो कितना हो गया 3। तो 3 क्या कितना आ गया 9, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए 9 डे में अपना काम ये कर लेगा तीनों मिल करके। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, तो 12 है। यदि संख्या में 54 जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या अंकों के प्रतिस्थापन बन जाती है, मतलब तो उसका मूल संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात क्या है कि ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी आए तो ये 2 टाइप से सोल्व होता है। तो आपको मैं दोनों टाइप बताता हूँ, लेकिन एक टाइप जो है वो आप जनरल हमेशा याद रख सकते हैं, लेकिन दूसरा टाइप है उसमें थोड़ा सा ट्रिकी मेथड है। तो देखिए पहली बात क्या है कि मान लीजिए कि कोई संख्या है वो x प्लस में y है, इसका जोड़ कितना दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ है। आपको इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। दूसरा क्या कर रहा है कि इसको अगर मान लिया जाए कि अगर इसको दहाई के रूप में आप लिखते थे, कैसे लिखे रहते 10x प्लस में y, यही लिखे रहते। तो अब आप क्या कह रहा है ये कि 10x प्लस में y में अगर आप क्या कर रहे हैं 54 जोड़ दे रहे हैं, 54 जोड़ दे रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है, इसके अंकों में परिवर्तन हो जा रहा है, मतलब प्रतिस्थापित हो जा रहा है, बदल जा रहा है। तो अब ये नया जो अंक बन रहा है वो क्या बन रहा है कि 10y प्लस में x बन रहा है। ठीक है, अब इसको आप इधर ले आइए। तो आप यहाँ पे क्या देखें 9x माइनस में क्या 9y इजकल टू में क्या, तो इजकल टू में यहाँ पे आप देखिए -54, यही देखिए आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस में x
इक्वल टू में क्या, यहाँ से अब -9 कॉमन ले लिए तो इधर लेके आ जाइए, तो नीचे लाइएगा तो क्या हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आप दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। तो जैसे कि यहाँ पे पहला इक्वेशन मैं लिखता हूँ क्या, x प्लस में कितना y इक्वल टू में कितना 12, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये से इससे ये कट गया, ठीक है। तो क्या बच गया 2y इक्वल टू में कितना, तो 18। तो y इक्वल टू कितना हो गया, तो y इक्वल टू हो गया 9, ठीक है। और x इक्वल टू कितना हो गया, तो x इक्वल टू हो गया आपका y इक्वल टू 9 है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। आप इक्वेशन पहला में पुट कर लीजिए। तो अब आपको संख्या क्या माने थे, 10x प्लस में y, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 10 गुने में कितना, x का वैल्यू कितना है 3, प्लस में y का कितना 9, तो 30 और 9 कितना हो गया 39। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, समझ गए। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखिए दूसरा मेथड क्या है कि आप डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा क्या, कि आपको यहाँ पे ग्रेटर देन कौन है और लेस देन कौन है, तो आप डायरेक्ट इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मान लिया जाए कि अगर ग्रेटर देन आप y को लेते, ग्रेटर देन यहाँ y को लेते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा वो नंबर भी समझना पड़ेगा। अगर ग्रेटर देन y को लेते तो y - x कर लेते, और उसके बाद बढ़ कितना रहा है 54, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होता है, मतलब अगर इसको हम घटाते हैं ग्रेटर देन में तो ये हमेशा 9 आता है कॉमन में, मतलब प्रोसेस यही है। इन्हीं चीज़ों को लोग ट्रिक बना देते, तो मैं कहूँगा यही आप याद रखिए, ठीक है। क्यों ट्रिक बिना मतलब के फंसाना है, क्योंकि ये इतना अच्छा से आपको समझ में आ गया। चलिए देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन कितना है, तो 15 किलोग्राम है। एक नए छात्र जिसका वजन 12 किलोग्राम है इस कक्षा के एक पुराने छात्र की जगह लेता है, इसलिए पूरे कक्षा का औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जाता है। तो प्रतिस्थापित छात्र का वजन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो पहली बात देखिए 6 छात्र हैं और 15 किलो वजन है, तो 15 छक्का कितना 90 केजी हो गया टोटल। अब क्या कर रहा है कि एगो नया छात्र इसमें आ रहा है, कितना का 12 केजी का, और एगो छात्र जा भी रहा है, वो कितना पता नहीं x केजी का मान लीजिए जा रहा है, जिसके वजह से सबका वजन 2-2 की जो कम हो जा रहा है। तो कितने लोगों का 2-2 केजी कम हुआ, 6 लोगों का। तो 6 गुने में 2 तो कितना 12 केजी, सबको कम कर दिया। और 12 केजी के एक छात्र आया भी है इसमें, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, जो गया उस छात्र का वजन कितना था पुराना का, तो आप बोलिएगा 24 केजी, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको आपको प्रोसेस से ही बता देता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रिक ट्रैक काम नहीं आता है ज़्यादा। पहला आप देखिए जो 6 छात्र था उसका 15, मतलब उसका औसत कितना था 15, तो आपको ये 90 केजी हो गया। मान लीजिए कि जो गया छात्र बाहर वो कितना x केजी के था, और एक छात्र इसमें आया भी, तो कितना हो गया 12 केजी का आया। अब जो नया औसत बना है वो कितना बन गया है, छात्र तो अभी भी 6 है, क्योंकि एक गया और एक आया, लेकिन नया औसत में 2 केजी का कमी हो गया। पहले 15 था, अब कितना हो गया 13 हो गया। अब यहाँ से आप x निकाल लीजिए, निकल जाएगा। देखिए अब x निकालिएगा तो मान लीजिए x को इधर लेकर के आ जाए, तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस में 12 माइनस में कितना 13 × 5 = 65, 13 × 6 कितना 78, ठीक है। ये इक्वल टू में x। अब यहाँ से x देखिए आपको कितना 24 आ गया। ये भी तरीका से, ये ज़्यादा समझ में आता है लोगों को। हालांकि ये जो चीज़ है, ये अगर क्वेश्चन को आप बहुत बेहतरीन समझते हैं तब आप डायरेक्ट 6 दूना 12 प्लस में 12 24 कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें सबको समझ में आता है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको ये चीज़ें दिया गया है और इस टर्म में आपको लाना है, उसके बाद a + b का वैल्यू पूछा है। तो पहली बात है नीचे में जो रूट दिख रहा है इसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। तो चलिए इस रूट को ख़त्म करते हैं नीचे वाले को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे में ऐसा चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो रूट खत्म हो जाए, मतलब हमें a² - b² बनाना ही पड़ेगा। तो पहले ऊपर में क्या है 8 प्लस में 2√3 बटे में कितना है इसके, तो 3√3 प्लस में 5। अब अगर हम इसमें दोनों ऊपर नीचे दोनों गुना कर दें, 3√3 माइनस में 5 बटे में कितना, तो 3√3 माइनस में 5। तो आपको नीचे दिख रहा हो a + b और a - b। अगर इस नीचे वाले टर्म को देखिएगा तो ये टर्म बन जाएगा आपका 27, ठीक है, और ये टर्म कितना बन जाएगा 25। तो आपको नीचे वाले टर्म 2 दे दिया, नीचे वाला झंझट खत्म, ऊपर वाला के गुना कर लीजिए। ऊपर वाला का गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 × 3 = 24, 8 × 3 कितना आ जाएगा 24, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ 24, और रूट अंडर कितना आ जाएगा √3, ठीक है। अब 8 से फिर इसमें गुना कीजिए तो माइनस कितना 40, माइनस में 40। अब इससे इसमें गुना कीजिए तो कितना 3 दूना 6 और 6 3 कितना हो जाएगा 18 प्लस में, क्योंकि 2 रूट है, 3 रूट अंडर और रूट अंडर 3, तो 3 दे देगा आपको 18। और उसके बाद इसे इसमें गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा -10 रूट अंडर कितना 3 बटे में आपको कितना आया था, तो बटे में आया था 2। अब इसको देखिए 24 माइनस में 10 तो कितना आ गया 14 रूट अंडर
3 और ये 40 है और ये 18 है, √3 है ये, ठीक है। तो माइनस कितना 22 बटे में कितना आ गया 2 आ गया। इसको आप और क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, अब इसको काट दीजिए तो 7 √3 कितना 3 और माइनस में कितना 11। आपको जो फॉर्मेट दिया था वो क्या दिया था कि a √3 माइनस में b। तो अब आपको यहाँ से क्या पता चला, a का वैल्यू है 3 और b का वैल्यू कितना है तो 11। आपसे पूछा क्या है तो a प्लस में b, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस में 11 इक्वल टू में कितना 18। आंसर हो गया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है तो वर्ग के विकर्ण में होने वाली कमी ज्ञात करें। पहले मैं मान लेता हूँ कि मान लीजिए कि ये वर्ग है, ठीक है। इसको आप a मान के भी कर सकते हैं और मैं कहता हूँ सुविधा के लिए आप 10-10 मान लीजिए कि ये 10 है और ये 10 है। तो इसका जो क्षेत्रफल एरिया कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा एरिया हो जाएगा सर 100, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। तो इसका विकर्ण कितना होता है, इसका विकर्ण कितना हो जाएगा 2 कितना 10। अब इसका एरिया इतना था, अब एरिया में कह रहा है कितना 19% के कमी हो जाए। तो अब नया एरिया मान लीजिए हम छोटा ए से दिखा लेते, तो नया एरिया कितना हो जाएगा 100 में 19% का कमी होगा तो कितना 81 बच गया, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब जो हमारे पास जो बच गया स्क्वायर उसका साइड कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 2 कितना 9। तो अब इसी में तो पूछ रहा है कि विकर्ण में होने वाली कमी, तो कितना का कमी आ गया, तो आप देख रहे हैं यहाँ 2√10 है और यहाँ 2√9 है। तो आपको इसको यहाँ पे क्या कीजिएगा घटाइएगा, तो जब इसको घटाइएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ 10√2 आएगा ना, यहाँ गड़बड़ हो गया, 10√2 आएगा ना, क्योंकि इसको ये कैलकुलेशन कीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, अब इसको सुधार लीजिए 9√2 आएगा। तो जब इसको घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, इस दोनों को मतलब अगर आप परसेंटेज में चेंज लेना है तो आप क्या कीजिएगा कि 10√2, कभी कभी थोड़ा हो जाता है मिस्टेक, तो ज़्यादा नहीं सोचिएगा कि गलती लिख दिए सर, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि एक फ्लुएंस में काम होता है तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है चीज़ें। और किसके रिस्पेक्ट में देखना है तो 10√2 के रिस्पेक्ट में देखना है। अब मैं थोड़ा यहाँ आगे पेज ले लेता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पेन इधर नहीं चलता है। यहाँ देखिए अब आपको क्या बच गया, 10√2 में से 9√2 घटेगा तो कितना बच जाएगा, यानी कि √2 बटे में कितना 10√2, तो इससे ये कट जाएगा तो आपको क्या बचा 1/10, मतलब कितना 10% के बराबर हो गया। 1/10 क्या होता है 10% के बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि स्थिर जल में एक व्यक्ति की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की जो गति है वो कितना है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के अनुकूल की तुलना में धारा के प्रतिकूल 5 घंटा अधिक टाइम लगता है। देखिए पहली बात क्या है कि जब मान लिया जाए कि पानी रुका हुआ था कहीं पे, तो उसमें एक आदमी जो नाव चला रहा है उसका जो स्पीड है कितना 9 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन नदी है वहाँ पे जहाँ पे ये पानी बह रहा है उस नदी का चाल कितना है तो 5 किलोमीटर पर आवर है। यही चीज़ आपको दिया है। चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए सोल्यूशन इसका क्या है कि आपको अगर मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी आप मान लीजिए d, ठीक है, यही चीज़ मान लीजिए। अब ये क्या कह रहा है कि अगर आप धारा के दिशा में जाते, v1 मान लेते धारा के दिशा में, तो 9 तो आपका चाल था और 5 आपको सपोर्ट भी करेगा नदी, तो कितना हो जाएगा 9 + 5 तो 14 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाइएगा। लेकिन यही अगर v2 की अगर मैं बात करूँ धारा के विपरीत दिशा में, तो आपका 9 था लेकिन आपको 5 से नदी रोकेगा भी, तो कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए हम आपको पहले बताएं क्या v में कितना d/t, यही चीज़। फिर से यहाँ अगर हम t की अगर बात करें तो आप क्या लिखिएगा d/v। तो अगर मैं पहला का देखूँ टाइम कितना लगेगा तो कितना लगेगा d में इसका कितना स्पीड था 14, और दूसरा की अगर टाइम में देखूँ तो कितना लगेगा इसको तो d में कितना 4, और ये दोनों का डिफरेंट कितना दिया हुआ है तो 5 आवर। ये भी टाइम है तो दोनों का डिफरेंट कितना दिया 5 आवर दिया है। यहाँ पे हम क्या करते जब भी डिफरेंट लेते तो बड़ा में से छोटा को घटाते, तो आपको इसको पहले लिख लेना पड़ेगा, इसको बाद में। यहाँ पे आप माइनस ले लीजिए और इसको प्लस ले लीजिए, क्योंकि दोनों का डिफरेंट दिया है। आपको ये नहीं बोला कि कौन पहले लेना है कौन बाद में, तो डिफरेंट हमेशा बड़ा में से छोटा। अब आप यहाँ पे इसका क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा आप लिए 2 गुने में 7 गुने में 2, तो ये 14 से कट गया, तो माइनस आपको क्या बचा तो 2d, ठीक है, और प्लस में कितना बचा 4 से 4 कट गया तो 7d इक्वल टू में कितना 5। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना आ जाएगा ऊपर में 5d, 5d के साथ ही कितना 5 आ जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा तो 7 चौक 28
इजकल टू में कितना 5, तो ये 5 से ही 5 कट गया, तो आपको क्या यहाँ पता चला कि डी इजकल टू में कितना आ गया, तो 28 किलोमीटर आ गया। और यही तो आपका निकालना था, यही तो आप माने थे डी पूरा डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आ गया। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो आपको धारा की दिशा में दोनों जुड़ जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में घट जाएगा। क्योंकि नदी, आप कभी भी अगर नदी में पौड़े होइएगा तो आप देखिए कि जब आप जिधर नदी बहता है उधर जाते हैं तो बड़ा तेज में भागते हैं, लेकिन जब नदी के धारा के विपरीत में जाते हैं तो आप स्लो हो जाते हैं, क्योंकि आपको नदी धकेलते रहता है। लेकिन कभी आप पोखर में भी तैरे होइएगा तो देखिएगा आप जितना स्पीड से तैरिएगा उतना ही स्पीड से जाइएगा। तो यही कंसेप्ट यहाँ भी लगता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 5 अंकीय संख्या इतना दिया हुआ है x 5 6 7 3 और एक 5 अंकीय संख्या और इतना दिया है, इसको क्रम से 11 और 72 से विभाजित किया जाता है, तो x माइनस n का वैल्यू आपसे पूछा है। सिंपल आप समझिए इस क्वेश्चन को पहले, उसके बाद बनाइएगा। देखिए आपको अगर ये बोल दे कि 11 से विभाजित, आपको संख्या क्या दिया है, तो x 5 6 7 और 3, 11 से विभाजन के लिए आपको अगर पूछेगा रूल क्या है, तो आपको क्या होना चाहिए, मतलब जो भी आपको सम प्लेस पे नंबर है माइनस इवन प्लेस पे नंबर है उसको घटा करके या तो 0 आ जाए या फिर क्या आ जाए 11 का मल्टीपल आ जाए, तभी हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर माइनस सम ऑफ इवन प्लेस नंबर, मतलब आप इसको आगे पीछे भी ले सकते हो, उससे कोई चक्कर नहीं। तो चलिए मैं ऑड का ही पहले ले लेता हूँ। तो x प्लस में 6 प्लस में 3, आपको क्या मिला यहाँ पे x प्लस में कितना 9, अब घटा दीजिए कितना 7 और 5 माइनस में कितना 12, तो आपको यहाँ क्या मिला x माइनस 3 मिला है। मतलब अगर x का वैल्यू आप एक 3 लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। तो x का वैल्यू 3 पे ये क्या हो जाएगा 11 से विभाजित हो जाएगा। उसी तरह से ये पहला जैसे हम देखे हैं टर्म, तो आप दूसरा देखते हैं। क्या दूसरा क्या दिया हुआ है कि 2 5 7 n और कितना 4, इसको कितना से बोल रहा है विभाजित, तो 72 से। आपको पता है 72 से विभाजित है मतलब क्या 8 से भी होगा और 9 से भी होगा। तो पहले हम 9 का रूल चेक कर लेते हैं। 9 से विभाजित होने के लिए क्या होता है कि मतलब जो सम है ये टोटल का जोड़ने के बाद 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 7 और 2 9, ये तो 9 से विभाजित हो गया, 5 4 9, ये भी 9 से विभाजित हो गया। मतलब n के जगह अगर आप 0 ले लेते हैं तो 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। और क्या, तो और आप आगे 9 भी लीजिएगा तभी भी 9 से विभाजित हो जाएगा। तो पहले हम 0 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें पूछा क्या है x माइनस में n, तो अगर आप x का वैल्यू कितना लेते हैं 3 आप निकाले हैं, माइनस n का वैल्यू 0 लीजिए तो आपका कितना 3 आ गया। आपको ऑप्शन में दिख रहा है 1, अगर आप n के जगह 6 लेते तो वो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए आपको इसके साथ जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि 2800 रुपये के मूलधन पर 2 वर्षों में यानी कि 12% की वार्षिक ब्याज दर क्या होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जब भी आपको वार्षिक ब्याज दर पूछा हो और 2 वर्षों के लिए, तो एक फार्मूला भी होता है। लेकिन मैं क्या बोलूँगा कि आपको ऑप्शन भी देखना है। क्या कि अगर ऑप्शन फ्रैक्शन में हो तो फार्मूला नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन से आप जान मर जाएगा आपका। तो आप देखिए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसमें ट्री मेथड लगाइए। इससे थोड़ा सा आप अप्रॉक्स में भी चले जाइएगा तो आप आंसर तक आसानी से पहुँच सकते। आप ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ट्री मेथड से कीजिए। क्यों, क्योंकि आप एक अप्रॉक्स सॉल्यूशन तक अगर पहुंच जाइएगा तो आपको ऑप्शन में ही टिक लगाना है, तो हो जाएगा आपका काम। देखिए ये कितना दिया, तो 2800 दिया है, ठीक है। आपको क्या दिया कि 12% की बात करा। 12% मतलब क्या कि 12/100 मतलब क्या, इसको 4 से काटिएगा तो 3/25। तो इस अगर इतना रुपया अगर मूलधन है P = इतना है, तो 1 साल में इस पर ब्याज जो आएगा इसमें आप गुना कर दिए कितना 3/25 से, वही आएगा। तो इससे आप इसको कट कीजिए, ठीक है, कट कीजिए पहले इसको, क्योंकि इस मेथड से क्या होता है कि आपको अप्रॉक्स कैलकुलेशन जो होता है वो बहुत जल्दी आ जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ 25 से आप इसको काट दीजिए 100 को, देखिए कितना 4 हो गया। अब इस 4 से इस 3 में गुना कर दे कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए 28 गुने में आप 12 में अगर गुना कीजिएगा, या तो ये थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा, जैसे कि ऐसे कर लीजिए, या ठीक है 28 गुने में देखिए, तो 28 गुना कितना हो गया 56, और ये कितना हो जाएगा, आप इससे अगर गुना कीजिएगा तो फिर से यहाँ पे कितना 28 आ गया, 1 से गुना कीजिएगा तो 6 हो गया, 8 5 13 के 3 हाथ में 1 हो गया, और 2 1 3 हो गया, तो आपको कितना आ गया 336। मतलब इस 2800 रुपये का ब्याज आया रहता, कितना आया रहता 336, कितना 1 साल में, ठीक है। तो फिर दूसरे साल में भी उतना ही ब्याज आता 336।
अब क्या होता है, दूसरे साल में ब्याज पे भी ब्याज आता है, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इसमें क्या करते हैं, 3/25। अब यहाँ पे देखिए, आपको अब पूरा कैलकुलेट इसको काटना नहीं, अप्रॉक्स लेना है। कैसे, तो देखिए अगर ये 325 के आसपास है, 300 अगर ये 25 रहता है, ये 25 से अगर काटते हैं तो 4 तिया 12, 13 मरतबे कटता है। ठीक है, तो 13 और ये 3 से गुना कर लेते तो कितना हो जाता, 13 तिया कितना हो जाता, 39। ठीक है, तो अब आपको क्या मिला यहाँ पे कि अब यहाँ पे 39 मिल गया। ये 39 से थोड़ा अधिक आता, तो पहले आप जोड़ तो लीजिए, देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं। तो 336 और 336 तो कितना आ गया, 672, और इसमें आप 39 ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 2 11 के 1, 7 3 10, 1 1 11 के 1, और 6 कितना 7, आपको 711 मिल रहा है। लेकिन इससे थोड़ा अधिक आता है, यहाँ पे कैलकुलेशन में आप थोड़ा छोड़े तो यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, क्या, 712, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। तो आपको ऐसे कैलकुलेशन करना है दोस्तों। अभी थोड़ा सा गला में खड़ास है, इसी के लिए थोड़ा आवाज़ फंस रहा है, तो इतना आप मैनेज कर लीजिएगा, सॉरी फॉर डैट। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आप समझ गए अच्छे से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि 2 मिश्र धातुओं में जस्ता और टीन का अनुपात दिया गया है। ठीक है, कितना कितना अनुपात में दिया गया, तो 5:3 में और 6:2 में दिया गया है। नए मिश्रण के निर्माण के लिए 16 किलोग्राम मिश्र धातु ए और 24 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिलाया जाता है। नए मिश्र धातु में जस्ता और टीन का आपको अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले बात, इसको आप मिश्रण बनाना सीख लीजिए। कैसे बनाते हैं ये देखिए। पहला तो एक ए है मिश्रण, ए टाइप है। ए टाइप में क्या है कि जस्ता और क्या, टीन का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, टीन का रेशियो कितना कितना, तो 5:3 दिया हुआ है। तो इसको जोड़िएगा तो कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से लेना कितना है, तो 16 kg वो बोला है, 16, तो 2 से गुना कर दीजिए। तो मतलब हमें जो रेशियो में लेना पड़ेगा, 10 kg जस्ता और 6 kg टीन लेना पड़ेगा। यहाँ से हमें उठाना पड़ेगा इतना। ऑप्शन आप बी में देखिए, बी जो मिश्रण दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि 6:2, ये कितना हो गया, तो आप बोलिएगा 8 हो गया सर। लेकिन ये लेना यहाँ से कितना है, 24 kg लेना है, मतलब 3 गुना कर दीजिए। इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो 6 3 कितना 18, और 3 दूना कितना 6, मतलब हमें इतना kg यहाँ से लेना है। तो अब आपको क्या पता चला कि अगर हम यहाँ से 10 kg जस्ता और यहाँ से 18 kg जस्ता लेंगे तो हो जाएगा काम। तो मतलब कितना, 28 kg जस्ता हो गया, और यहाँ से 6 kg और यहाँ से भी 6 kg, तो कितना, 12 kg हमें टीन लेना है। अब ये रेशियो क्या बन जाएगा, तो अब देखिए अभी रेशियो बन जाएगा, 4 से काट दिए 7, रेशियो कितना हो जाएगा, 3। तो ये आपको आगे आप समझिए सिंपल चीज़ों को। देखिए अगर आपके पास 1 kg दाल है और 2 kg चावल है, तो दोनों मिला के 3 kg है। ठीक है, लेकिन दोनों मिलाकर मान लीजिए 1 kg आपके पास दाल है, ठीक है, और 2 kg चावल है, तो दोनों मिलाकर कितना है, 3 kg है। इसको अगर मैं रेशियो दाल चावल का पूछूँ तो क्या बोलिएगा, 1:2, यही बोलिएगा, लेकिन तीनों मिला के इतना है। लेकिन अब अगर मैं बोलूं कि इसमें कितना लेना है, आपको 9 kg लेना है, 9 kg दाल चावल मिला के लेना है, तो आप क्या कीजिएगा, इस रेशियो जो आपका 3 आया था, इसी में 3 से गुना कर दीजिए, मतलब इसमें भी 3 से हो गया। तो अब आप दाल कितना हो जाएगा, 3 kg, और चावल कितना हो गया, 6 kg हो गया। ठीक है, लेकिन आपका रेशियो में तो चीज़ें सेम ही रहा ना, लेकिन चीज़ें अब क्या हुआ, क्वांटिटी में बदल गया। तो वही मैं क्वांटिटी में पहले बदल के चीज़ों को एग्जैक्ट डाटा में लाया हूँ कि पहले 16 kg इस दोनों को, क्योंकि यहाँ से 16 kg लेना है, तो 16 kg लेंगे तो यहाँ ये जो रेशियो आएगा कितना कितना का रेशियो आएगा। उसी तरह से जब हम 24 kg लेंगे तो ये रेशियो कितना का आएगा, तो इतना इतना का रेशियो आएगा। तो अब हम क्या देखें, दोनों को फिर से क्या किए, मिला, मतलब जोड़ दिए कि अब इस रेशियो में इतना kg हमारे पास जस्ता और इतना kg क्या हो जाएगा, टीन। तो अब इस दोनों को फिर से लिख दिया यहाँ पे, तो हमें ये पता रेशियो चल गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 7:3, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 119 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 6 रेशियो में, मतलब 11:6 है। इसके अनुपात को क्या कर रहा है, 7:11 बनाने के लिए किस मात्रा में पानी मिलाया जाए। तो पहली बात क्या है, इसमें दूध को और न मिलाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ पानी को मिलाया जा रहा है। तो आपको पहले रेशियो क्या था, मिल्क और वाटर का, ये देखिए मिल्क रेशियो में वाटर जो पहले का रेशियो था, ये था 11:6। ये कितना होगा, तो टोटल तो 17। तो और ये कितना हो जाएगा, 119 के बराबर बोल रहा है। तो 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 17, 7 × 19, मतलब ये हो जाएगा 17, हाँ ये हो जाएगा 7 से, इसमें 7 से गुना कीजिए, इतना हो जाएगा 119। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसके मतलब आपको क्या पता चला, मिल्क कितना है 77, और ये कितना है, वाटर कितना है, तो 42 लीटर। ये आपको है अभी जो प्रेजेंट दिया है 119 लीटर, इसमें मिल्क है 77 लीटर और जो पानी है वो 42 लीटर है। अब आपको रेशियो बनाने के लिए क्या बोलना है कि मिल्क और वाटर का रेशियो 7 रेशियो में कितना, 11।
अब भैया इसमें मिल्क में आप कुछ मिलाए हैं क्या? नहीं, तो मतलब अभी भी इसका क्वांटिटी सेम रहेगा रेशियो में। तो इसको सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से 11 से गुना करना पड़ेगा, तो कर दीजिए। तो ये कितना हो गया? 77, और रेशियो में कितना? 121 हो गया। अब देखिए मिल्क तो सेम रह गया क्योंकि मिल्क नहीं मिलाए। बढ़ क्या गया? पानी, क्योंकि पानी मिलाए हैं। तो पानी कितना बढ़ गया? 42 से इतना आ गया। तो आप घटा लीजिए 121 में से कितना? 42। 11 में से 2 गया 9, और ये कितना बच गया? फिर से 11 और 4 गया तो 7, इतना ही बच गया। तो 79 लीटर, ऑप्शन बी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 96, 144 और 156 का महत्तम समावर्तक। तो जब भी आपको बड़ा बड़ा नंबर दे करके महत्तम समावर्तक पूछे तो आपको सिंपल काम क्या करना है कि जो सबसे क्लोजेस्ट दो नंबर है, मतलब जो सबसे कम डिफरेंट वाला दोनों नंबर है उसका डिफरेंट लेना है। जैसे कि यहाँ क्या दिया? 96, 144 और 156 दिया हुआ है। अगर हम ये दोनों का डिफरेंट देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 इधर और मतलब 44 इधर, तो आपका 48 हो जाएगा। लेकिन ये दोनों को देखते हैं तब 12। अगर ये दोनों को आप देखते हैं तो कितना हो जाएगा? इसमें भी ज़्यादा का ही डिफरेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए सबसे कम डिफरेंट कौन है? ये 12। तो अब इसका HCF जो होगा, HCF या तो 12 होगा या इसका गुणनफल होगा। जैसे कि 2 गुने में 3 गुने में 2, तो या तो ये हो जाएगा या ये नहीं होगा, तो इसमें से कोई होगा। तो आप सबसे पहले क्या चेक कीजिए कि 12 से ही तीनों नंबर विभाजित है क्या? तो आप देखिएगा 12 से ये भी विभाजित है, ये भी विभाजित है और ये भी है, मतलब इसका HCF 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपका कि 12वीं कक्षा के 3 अनुभाग यानी कि ABC, जैसे कि आप पढ़े होइएगा 10वां में, तो देखिए खंड होता है ABC या सेक्शन बोलते हैं उसको, तो उसी तरह से यहाँ ABC, ठीक है। अब क्रमशः A में कितना है? 95, B में 209 और C में 171 है छात्र, तथा भाग A, B और C में औसत अंक जो प्राप्त हुआ है 83, 78 और 85। तो इस क्वेश्चन का क्या आपसे 12वीं कक्षा का पूरा औसत पूछ रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को फिर से मैं बोलूँगा 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो है जो आपको बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा, दूसरा आसान होगा। तो आपको औसत के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा? औसत ABC का निकालना है। तो ABC का आपको डाटा तो यहाँ दिख ही रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखिए A में कितना है? तो कितना छात्र है? 95, और इसका आया है कितना? औसत कितना है? तो 83। प्लस में B में कितने छात्र हैं? तो 209, इसका औसत अंक कितना है? तो 78। प्लस में C में कितने छात्र हैं? तो C में है आपका 171, और इसका औसत कितना आया है? तो 85। अब आपको क्या करना पड़ेगा? जितना छात्र है उसे भाग देना पड़ेगा। तो छात्र कितना है? 95 प्लस में 209 प्लस में 171। ये तो हो गया कैलकुलेटिव मेथड। आप एगो सिंपल मेथड में बताता हूँ। देखिए A है, B है और C है। तो A में कितने कक्षा में कितने लोग हैं? तो 95। B कक्षा में कितने लोग हैं? तो 209। C कक्षा में कितने लोग हैं? तो 171। अब इसका औसत कितना आया है? 83, इसका औसत 78 और इसका औसत कितना आया है? तो 85, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन जब हम देख रहे हैं तो लगभग सब के सब 80 के आसपास है, ठीक है। तो हम इसका औसत अगर 80 मान लेते हैं, अभी मान के चलिए, तो यहाँ से हमें क्या आ जाएगा? अगर इसका औसत हम 80 मान लेते हैं तो यहाँ 3 अधिक हो जाएगा, सर प्लस। तो 95 गुने में 3 यहाँ प्लस में आ जाएगा, अभी एक्स्ट्रा जाएगा ही किसी न किसी के पास। उसके बाद यहाँ 78 है, तो यहाँ 2 कम है, तो यहाँ माइनस में हो जाएगा कितना? 2 गुने में 209। प्लस में यहाँ पे प्लस में आ जाए क्योंकि 80 हम माने, यहाँ 85 है, तो 5 गुने में 171। अब इस सब को आप कैलकुलेट करिए, इसको अगर गुना करिए तो कितना हो जाएगा? 5 या 15 का 5 और 9 या कितना? 27 और 1 28, इतना हो गया। अब इस यहाँ पे कितना होगा? 418, और यहाँ पे प्लस में कितना हो जाएगा? 5, 7 × 35 के 5, 3 बच गया आपके पास, 5 × 3 = 8, 7 × 35 के 5 3, ठीक है, इतना आ गया। अब आप इसको घटा लीजिए, इसमें गुना किया, अब इसको घटा लीजिए कितना? 418 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा? 15, 7 आपको बच गया यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 में से गया 3, और यहाँ पे कितना? 4। अभी 437 आ गया, और ये भी प्लस में ही था, तो यहाँ पे क्या आपको करना है? 437 कर लीजिए। 437 किया 2 और 8 3 11, 2 हो गया, और 6 और 1 7। आपको क्या बचा यहाँ पे? 722 नंबर अभी भी आपको पास एक्स्ट्रा है। देखिए ये कैलकुलेशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप चीज़ों को समझ जाए। 722 नंबर अभी एक्स्ट्रा है। कितने लोगों में बांटना है? तो इतने लोगों में। ये लोग टोटल कितना है इसको आप जोड़ लीजिए, तो ये लोग अगर आप जोड़िएगा तो ये 400 आपको आ जाएगा 75, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो अगर 722 475 लोगों में बांटना है तो आपको क्या पता चला? 1 से अधिक आएगा थोड़ा, क्योंकि 2 भी नहीं आएगा, 1 से थोड़ा अधिक आएगा। तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? 1 से थोड़ा आप अधिक यहाँ पे अगर जोड़िएगा 1 पॉइंट, तो 81 पॉइंट क्या आ जाएगा? समथिंग। आप ऑप्शन में देखिए, आपको एक ही दिखेगा, कोई कौन? ऑप्शन बी दिखेगा। देख लिया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है,
कि एक व्यक्ति को अपनी आय के 15% की बचत करता है, कुछ समय बाद उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, उसे केवल पहले जितना ही राशि बचत होता है, तो ज्ञात कीजिए कि उसका व्यय लगभग कितना प्रतिशत बढ़ गया। देखिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति था जिसका 100 रुपया इनकम था, तो 15% बचाता था, तो कितना 15 बचा रहा है और 85 खर्च कर रहा है। अब उसका आय 20% बढ़ गया, मतलब अब क्या हो जाएगा, 20% अगर बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 120 में से भी क्या कर रहा है, 15 ही बच रहा है उसको, तो खर्च कितना कर दे रहा है, तो 105। तो अब इसका खर्च में बढ़ोतरी कितना हो गया, पहले 85 होता था, अब कितना 105 हो रहा है, मतलब कितना बढ़ गया, तो आप बोलिएगा 20 बढ़ गया। कितना पे, तो 85 पे। जब इसको काटिएगा तो कितना, 4/5 से काटिए, 4/17। ये लगभग मतलब आपको आएगा कितना, 23 पॉइंट समथिंग। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर ये अगर 4/16 रहता तो आप क्या लिखते, 1/4 लिखते, तो कितना 25% हो जाता। लेकिन ये इससे थोड़ा कम आएगा, क्यों, क्योंकि आप नीचे में 17 है। अगर आपको भाग देना है तो दीजिए, लेकिन मैं जो बताता हूँ इसी तरह से आपका आंसर परफेक्ट मिल जाएगा। तो इसका आता है एक्चुअली 23 पॉइंट से ज़्यादा आता है, मतलब 23.52 आता है। तो इसके आपको 24% इसका आंसर लगभग में पूछा है, तो 24%। जब भी लगभग में पूछता है और 0.5 से ऊपर होता है तो हम ऊपर वाला टर्म ही लेते हैं, ऐसा ना कि 23 ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा है एक मूल राशि पर 9% वार्षिक की दर से 5 साल के लिए साधारण ब्याज इतना हो जाता है, तो वो मूल राशि ज्ञात करें। देखिए पहली बात है क्या कि साधारण ब्याज है, 9% लगता है और 5 साल के लिए, मतलब टोटल कितना हो गया, 5 गुने में 9, तो 45% उसने ब्याज दिया है बेचारा। किसका, तो जितना वो पैसा लिया था उसका। तो इस 45% का वैल्यू कितना दिया है ये, और जो पैसा लिया था वो कितना 100% था, तो उसी पे ये 45% ब्याज दिया है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 100 रुपया लिया रहता तो उसको क्या देता, 45 रुपया ब्याज देता, लेकिन ये 45 का वैल्यू कितना दिया है, इतना दिया है, तो हमें 100 का निकालना है। चलिए मैं थोड़ा पेज लेकर के आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए आपको यहाँ दिया है 45% इक्वल टू कितना दिया है, तो 4016.25। तो 1% अगर आपसे पूछे तो आप बोलिएगा 4016.25 बटा में कितना 45। ठीक है, अब आपको अगर 100% यहाँ से पूछ ले जो आपको दिया था, तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा यहाँ पे 4016.25 बटा में कितना 45 गुने में 100। अब इसको काट दीजिए, इसको काटिएगा तो कितना 5 से 9 और 5 से कितना 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एगो अगर 0 से ही काटिएगा तो ये पॉइंट हट करके यहाँ आ जाएगा। अब इसमें 2 से गुना कर देते, 5 दूना कितना आ जाएगा 10, उसके बाद पॉइंट, और 2 दूना 4 1 5, और 6 दूना कितना 12, 2 आपके पास 1 बच गया कैडी, और 2 और 1 3 0 और 4 दूना 8। अब इसको क्या कीजिए 9 से भाग दीजिए, जब 9 से भाग दीजिएगा इसको तो 9 और 8 कितना हो जाएगा 72। ठीक है, आपके पास कितना बचा 8 3, और उसके बाद 9 9 81, आगे भी भाग दीजिए, लेकिन मैं बोलूँगा यहीं पे आप देखिए आपको ऑप्शन नंबर ये दिख गया डायरेक्ट। ठीक है, इसके सिवा और कोई है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको सबसे पहले नीचे से सोल्व करना पड़ता है। तो पहले हम किसको सोल्व करेंगे, इसको करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या यहाँ पे मिलेगा कि हमें 3/2 मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा उलट जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा तो -3 यानी कि 2/3। तो इसको अगर सोल्यूशन करेंगे तो कितना 9 - 2 तो 7/3 आ गया अपने पास। ठीक है, अब जब हम इसको यहाँ पे डालेंगे 7 तो ये उलट जाएगा फिर से, तो 4 प्लस में कितना 3/7, 7 चौका 28 3 31 बटा में कितना 7 हो गया। अब ये फिर से उलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 माइनस में कितना 7/31, तो 31 पंजे कितना मतलब 5 गई 5 और 5 दिए कितना 15, 155 माइनस 7 में कितना 31। तो आप यहाँ क्या मिल गया 148 में कितना 31। तो आप ऑप्शन देख लीजिए कौन है, ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि 10%, 25% और 8% के 3 क्रमिक छूट दिया गया है, तो इसको एकल छूट कितने के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको फॉर्मूला ये पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। अगर कोई मतलब अगर कहीं भी छूट मिलते रहता है ए प्रतिशत का अगर छूट मिल रहा है, A% भी मिल रहा है एंड B% भी मिल रहा है, तो कंबाइंड छूट कितना का हो जाता है, तो आप बोलिएगा ए प्लस में कितना B माइनस में AB बटा में 100, इतना प्रतिशत का ही कंबाइंड छूट मिलता है। तो सिमिलर पहले आप 2 में लगाइए, अब जो 2 का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद तीसरे के साथ लगा लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे
यहाँ कितना हो जाएगा 10 प्लस में कितना 25 माइनस में कितना तो 10 गुने में 25 बटे में 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो गया 35 और यहाँ से 2.5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 32.5 आ गया। अब आपको तीसरे के साथ लगाना है जो 8% दिख रहा है, तो 32.5 प्लस में कितना 8 माइनस में कितना 32.5 गुने में 8 बटा में 100। इससे आप इसको कट कीजिएगा 4 से तो कितना यहाँ 2 मिलेगा और यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा 25। अब अगर यहाँ से इसको हटा लीजिए तो वो जीरो आपको क्या नीचे आ जाएगा और इस 25 से कितना मरतब है 325 हो गया, मतलब 13 से कट जाएगा तो 13 दूना 26 और 10 से भाग दीजिएगा तो 2.6 आ गया। अब ये कितना हो जाएगा 40.5 माइनस में कितना 2.6, इसको आप घटा लीजिएगा आपको कितना आ जाएगा 37.9% आ जाएगा, क्योंकि ये जो भी होता है परसेंट में होता है, ये चीज़ें भी परसेंट में है, ठीक है। उसके बाद ये भी लिखें ये चीज़ें भी परसेंट में है, तो आपका ऑप्शन कौन आ जाएगा डी। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बंदर 30 मीटर लंबे पुल पर चढ़ना चाहता है। पहले मिनट में वह 6 मीटर ऊपर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 5 मीटर फिसल जाता है। पोल के शीर्ष पर, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि पोल के शीर्ष पर चढ़ने में बंदर को कितना समय लगेगा। सिर्फ वो शीर्ष पे चढ़ जाना है और उसके बाद उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो देखिए सबसे पहले बात हमें वो पोल बना लेते हैं समझने के लिए। ये ग्राउंड है मतलब जो नीचे ज़मीन है वो, और ये 30 मीटर का क्या है 30 मीटर का पोल है। बंदर को यहाँ तक पहुँचना है। बंदर क्या किया कि 6 मीटर पहले 1 मिनट में चढ़ गया ऊपर और दूसरे मिनट में क्या हो कि 5 मीटर वो नीचे आ गया। तो आप क्या देखें यहाँ पे कि 2 मिनट में बंदर क्या कर रहा है कि 1 मीटर ऊपर चढ़ रहा है 2 मिनट में। तो लेकिन यहाँ पे जो 6 मीटर चढ़ेगा सबसे लास्ट 1 मिनट में तो शीर्ष पे चला जाएगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पे 6 घटा लेना, तो आपको कितना 24 मीटर। अब यहाँ तक के जो दूरी रह गया यहाँ तक का ये 24 मीटर रह गया, क्योंकि लास्ट में जो 6 मिनट चढ़ेगा 6 मीटर जो चढ़ेगा वो 1 मिनट में ही चढ़ेगा, 1 मिनट में ही चढ़ेगा। तो आपको 24 मीटर अब चढ़ाना है। तो आप क्या देखिए 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है, मतलब 24 मीटर चढ़ने के लिए कितना लग जाएगा गुने में 2 तो कितना 48 मिनट लग जाएगा। बात समझ गए। और प्लस में जो 6 मीटर सबसे लास्ट में चढ़ा 1 मिनट में, तो प्लस में कितना 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 49 मिनट में बंदर ऊपर मिनट में चढ़ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखिए ऑप्शन सी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है और 1 लाख रुपये से अधिक की बिक्री पर उसे 5% का बोनस मिलता है। यदि उसे 23,050 रुपये कमीशन मिलता है, कुल कमीशन मिलता है, तो उसके कुल बिक्री कितना है। जैसे कि आप नहीं देखते मार्केटिंग फील्ड में होता है, टारगेट देता है कंपनी कि अगर आप इतना का बिक्री कर लेते हैं तो जो इतना रुपये से ज़्यादा का बिक्री होगा उस पर हम आपको थोड़ा और ज़्यादा देंगे कमीशन। तो यही है यहाँ पे 1 लाख के जब ये बेचता है तो इसको कितना 1 लाख तक बेचता तो 12% मिलता रहता है। अब इसे ऊपर चाहे जो भी बेचे, मान लीजिए कि 100 रुपया ऊपर बेचा तो उसके ऊपर अब इसको कितना देगा 17% का मतलब जो कमीशन देगा। तो आप इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए मैं थोड़ा यहाँ पेज ले लेता हूँ। देखिए पहले 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है। तो इस पर इसको कितना मिलता है 12% का मिलता है। तो इसको कितना मिल गया, तो आप बोलिएगा कि सर इसको 12,000 तो सिर्फ और सिर्फ वहीं से मिल गया कि 1 लाख का सोल्व किया, और इसको टोटल मिला है कितना तो 23,050 मिला है। आप इसमें से इसको 12,000 घटा दीजिए तो 0,5011, तो 11,050 रुपया इसको एक्स्ट्रा मिला है। किस वजह से, क्योंकि ये 1 लाख से ज़्यादा का सामान बेचा है। मान लेते हैं कि वो 100 रुपया ज़्यादा का बेचा है, तो 100 गुने में अब कितना हो जाएगा 17% हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि अब 1 लाख से ऊपर उसका टारगेट हो गया तो 17% देगा, क्योंकि 5% 5 और प्लस में 12 यही प्रतिशत देगा, क्योंकि 12 तो उसको पहले दे रहा था, 5 अब बोनस के रूप में भी दे रहा था, 17 हो गया ना प्रतिशत, ठीक है। अब ये बराबर है कितने के, तो इससे इसको कितना पैसा मिला है जो एक्स्ट्रा बेचा है उसे, तो 11,005 इतना ही मिला है। तो अब x = आप यहाँ से निकाल दीजिए 11,050 बटे में कितना 17 और गुने में कितना 100। इसको आप कट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 65,000 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो अभी टोटल सोल्व कितना किया था, सेल कितना किया था, तो 65,000 यहाँ और 1 लाख यहाँ, मतलब 1,65,000 का टोटल बिक्री किया था, ठीक है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा डी। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आपको फर्स्ट मतलब जैसे कि स्टार्टिंग में कितना डिजिट है, ज़्यादा कितना है और लास्ट में कितना है। तो आप शुरू में भी 3 देख रहे हो, लास्ट में भी 3, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन
देखने में बड़ा आसान होता है, लेकिन अगर छोटा सा भी कहीं मिस्टेक कर दीजिएगा ना तो वो बार बार कैलकुलेशन गलत होते रहेगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो सबसे पहले बात आप लिख लीजिए। लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसके बाद कैलकुलेशन जो आपका होगा ना वो एग्जैक्ट होगा, नहीं तो आपको थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा, 2 बार 3 बार कैलकुलेशन करना पड़ जाता है ऐसे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले बात आप इसको लिख लीजिए, और लिख लीजिए उसके बाद जल्दी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ पहले से, ताकि आपको टाइम ना लगे। देखिए 1 9 और 2 9 यहाँ पे आया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं 0 0 क्यों लिखा हूँ, इसके देखिए पहला वाला में यहाँ पे क्या है कि 0 9 है, लेकिन मैं 1 0 और लिखा हूँ ताकि इसके साथ ना पूरा एडजस्ट रहे सही से। तो 1 और 2 9 हो गया, 9 दूना 18 के 8, हाथ में कैरी कितना बचा, 1 हो गया। अब इसमें देखिए क्या गुना हो, 1 2 3 और 4, 9 चौक 36, 1 37 का कितना हो गया 7, हाथ में कितना बच गया कैरी 3। उसके बाद क्या कितना हो गया 1 2 9 9 दूना 18 और 3 21 के 1, आपके पास कैरी कितना बच गया 2, ठीक है। अब इसमें देखिए कितना ना 1 2 3 4 5 6, 9 5 45, 9 चौक 54 और 2 कितना हो गया 56 के 6, हाथ में आपके पास कैरी कितना बच गया 5, ठीक है। और इसके बाद 3 9 है, तो 9 3 27 और 5 कितना 32 के 2, आपके पास कितना बच गया कैरी 3। उसके बाद 9 और 3 कितना हो गया तो 12, ताकि ये कैलकुलेशन आप एक ही बार में करेक्ट कर सकें ना। तो ऐसे में आप जब गिनते रहते हैं ना तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होते रहता है, जो हो सकता है आपको दोबारा गिनना पड़े तो और ज़्यादा हार्ड पड़ जाएगा। तो आपको ऐसे में एक ही बार में कैलकुलेशन करेक्ट आ जाता है, ताकि दिमाग में कोई तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12 यानी कि 1226.178 कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने 15 रुपये प्रति में 120 नाशपाती खरीदी, मतलब एक नाशपाती का दाम है 15 रुपया और 120 नाशपाती खरीदा, ठीक है। 10 नाशपाती उसमें से सड़ा हुआ निकल गया, उन्हें फेंक दिया और शेष को कितना 18 रुपये प्रति के हिसाब से बेचा, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो सबसे पहले बात आप इसको क्रयमूल्य निकालना पड़ेगा। तो क्रयमूल्य कितना लग जाएगा कि 15 रुपया में एक खरीदा और कितना खरीदा 120, तो इसको अगर गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1800 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब वो क्या किया कि अब इतना वो बेचा नहीं, बेचा कितना 110 ही बेचा, क्यों, क्योंकि बेचारा का 10 जो है वो ख़राब हो गया, ठीक है। अब इसको किस रेट से बेचा, तो 18 के रेट से बेचा। तो इसमें 18 से अगर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 18 और यहाँ 18 मतलब 8 9 1 1900 कितना हो जाएगा 80। तो 1800 में ख़रीदा था, 1980 में उसी को बेचा, तो कितना प्रॉफिट हुआ 180 का, कितना पे, तो आप बोलिएगा 1800 पे, इसी पे हुआ। परसेंटेज में करना है तो गुने 100 कर दीजिए। अब इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो आपको क्या बचा 10%, मतलब अभी भी उस दुकानदार को क्या हो रहा है 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैं सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना दिया हुआ अपने चैनल पे, आप जाकर विजिट कीजिए। जो भी कंटेंट मिलेगा मेरे द्वारा वो सब आपको इफेक्टिव कंटेंट मिलेगा, कहीं भी आपका टाइम पास नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जुड़े रहने के लिए साथ साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।